नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10 की परीक्षा शुरू हो चुकी है और सामाजिक का पेपर, सामाजिक जो सब्जेक्ट है उसका पेपर शायद 25 मार्च को होने वाला है। 25 मार्च को होने वाला है। तो ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि आज हम सामाजिक विषय के अंदर जो प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसके लगभग 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और ये जो क्लास है उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है कि जो सोच रहे हैं कि सामाजिक पेपर में हम क्या करके आएंगे, हमारे कुछ याद नहीं है, उनके लिए बहुत खास रहेगी ये कक्षा। और दूसरी बात, जो पढ़ चुके हैं, सिलेबस अच्छे तरीके से कवर किया है, उनके लिए रिवीजन का कार्य रहेगा। तो आप इस पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है और सीखना है। जो कमियां रह गई है उसको पूरा करना है। चलो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है कि जोल्वेरन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई। जैसा कि आपको पता है, जोल्वेरन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में हो जाती है। ये जोल्वेरन संघ था क्या, इसकी स्थापना क्यों की गई, वजह क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि जोल्वेरन संघ की स्थापना परसा की पहल से, परसा की पहल से 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और दूसरी बात कि जो संघ बनाया गया है, ये संघ बनाया गया, इस संघ के अंदर अधिकांश जो सदस्य थे, अधिकांश जो सदस्य थे वो किसके थे, जर्मन राज्य के थे। जर्मन राज्य के क्या थे, सदस्य थे। याद रखना ये बात कि जो जोल्वेरन संघ है वो उसकी स्थापना परसा की पहल से 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और इस शुल्क यानी ये शुल्क संघ है, इसमें अधिकांश जो सदस्य थे वो किसके सदस्य थे, जर्मन राज्य के सदस्य थे। दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि इस सीमा शुल्क की स्थापना क्यों की गई। वजह यह रही कि जो जर्मन राज्य है, जर्मन राज्यों के बीच में क्या, अवरोधों को समाप्त करना। क्या करना, अवरोधों को समाप्त करने के लिए जोल्वेरन नामक शुल्क संघ की स्थापना की गई। पहला प्रश्न हमारा यह था कि जोल्वेरन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई, 1834 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है कावूर कौन था, कावूर कौन था। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, ब केंद्र इंग्लैंड का विदेश मंत्री और स केंद्र सार्डिनिया पिटमॉन्ट का प्रधानमंत्री और द केंद्र है सार्डिनिया पिटमॉन्ट का सम्राट। तो आपको जैसा पता है कि जो कावूर था वो कौन था, सार्डिनिया पिटमॉन्ट का प्रधानमंत्री था। वैसे आपसे पूछ लिया जाए ये व्यक्ति था कौन, तो ये व्यक्ति था कि एक चालाक व्यक्ति था। क्या, चालाक व्यक्ति था कौन, कावूर। और इन्होंने क्या किया था कि अपनी जो कूटनीति के द्वारा फ्रांस की सेना सहायता प्राप्त करता है। कूटनीति के द्वारा क्या करता है, फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त करता है। सैनिक सहायता प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद वो क्या करता है, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है और ऑस्ट्रिया को क्या कर देता है, हरा देता है। कौन, कावूर। आपसे पूछ लीजिए कावूर के बारे में आप क्या जानते हो। ये चालाक व्यक्ति था। कूटनीति के द्वारा वो फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त करता है और ऑस्ट्रिया को पराजित करता है। तीसरा प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, जनवरी 1920 में, जनवरी 1921 में, जनवरी 1922 में और जनवरी 1923 में। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी 1921 के अंदर असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया था। उनका मानना था कि हिंदू व मुस्लिम लोगों में क्या हो जाएगी, एकता हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, महात्मा गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। क्यों किया था, उनका मानना था कि असहयोग खिलाफत आंदोलन के माध्यम से
हिंदू और मुस्लिम लोगों में एकता स्थापित हो जाएगी। नेक्स्ट वन है कि रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ। रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ, तो जैसा कि आपको पता है कि रोल्ट एक्ट 1919 के अंदर क्या हुआ था, पारित किया गया था। ये ऐसा कानून बनाया गया भारत के अंदर, या एक ऐसा कानून लाया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा कि जो भी व्यक्ति, कोई राजनीतिक व्यक्ति बोल सकते हैं, या अंग्रेजी सरकार या अंग्रेज सरकार की कोई भी गतिविधियों को कुचलने का कार्य करेगा, उसको बिना मुकदमा चलाए, क्या बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए क्या कर दिया जाएगा, 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 के अंदर। 1919 के अंदर क्या हुआ था कि भारत के अंदर एक ऐसा कानून लाया गया जिसमें यदि कोई व्यक्ति अंग्रेज सरकार की गतिविधियों, या कोई राजनीतिक व्यक्ति जो इनको कुचलने का कार्य कर रहा है या अंग्रेज सरकार के खिलाफ अंगुली उठाने का कार्य कर रहा है, तो उसको बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाएगा, जेलों में बंद कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि समूह तंत्र या जीस तंत्र में कौन से देश संगठित है। आपको पता है कि जीस तंत्र या समूह तंत्र में विकासशील देशों का क्या है, संगठन माना जाता है, विकासशील देश इसमें संगठित है। यानी अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीस तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जीस तंत्र के बारे में, यानी ये विकासशील देशों का क्या है, जीस तंत्र विकासशील देशों का संगठन है। दूसरी बात, ये नई आर्थिक प्रणाली पर क्या देता है, बल देता है, नई आर्थिक प्रणाली पर क्या देता है, बल देता है। और इसके बारे में आपको और पूछा जाए कि यह मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि जीस तंत्र यानी ये जो देशों का संगठन है उनका क्या मतलब है, यानी ये संगठन क्यों बनाया गया विकासशील देशों के लिए। उनका मानना है कि जो संसाधन है उन पर क्या हो, सही संसाधनों पर नियंत्रण हो, संसाधनों पर क्या हो, सही तरीके से इस्तेमाल हो, संसाधनों पर नियंत्रण हो, और जो कच्चा माल है, कच्चा माल क्या हो, बड़े बड़े विकसित देशों के बड़े बड़े कच्चा माल विकसित देशों के बाजारों में आसानी से पहुंचे ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या हो, स्थापित हो। विकासशील देशों में ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या हो, स्थापित हो, आर्थिक प्रणाली स्थापित हो। आपसे पूछा जा सकता है कि जीस तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। जीस तंत्र विकासशील देशों का संगठन है। ये नई आर्थिक प्रणाली की स्थापना पर क्या देता है, जोर देता है या बल देता है। स्थापना पर क्या देता है, बल देता है। इसका कहने का मतलब यह है कि संसाधनों पर नियंत्रण हो और जो कच्चा माल प्राप्त हो रहा है विकासशील देशों में वो विकसित देशों के बाजारों तक आसानी से पहुंचे ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की स्थापना हो। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था तो जापान पर, फ्रांस पर, अमेरिका पर या ब्रिटेन। तो आपको पता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा था, भारत पर भी पड़ा था। और आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर कैसा प्रभाव पड़ा था। तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, भारत पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। आयात निर्यात भारत का क्या हो गया था, गिर गया था, आधे से कम हो गया था या आधा रह गया था। और दूसरी बात थी कि गेहूं का निर्यात
गिरकर 50% रह गया था। और तीसरी बात ये थी कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से जो किसानों का जो कर्ज था, यानी लोगों की जो दशा थी वो बहुत बुरी हो गई थी, कर्ज में डूब गए थे लोग, और उनका यानी जो जीवन निर्वाह करने का जो साधन था या वो सब खत्म हो गए थे। तो कच्चे पर्सन यानी भारी कीमतों में भी भारी गिरावट आई थी, यानी कीमतों पर भी कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे किसान कर्ज में डूब गए और किसानों का जीवन निर्वाह क्या हो गया, कठिन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर किस तरह का प्रभाव पड़ा था। बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। क्या पड़ा था? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था भारत पर। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कैसा प्रभाव, बुरा कैसा था? कि आयात निर्यात था वो आधा रह गया विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से, और गेहूं का निर्यात वो क्या हो गया, आधा रह गया, आधा यानी 50% हो गया। यानी गेहूं लगभग 50% यानी लोग उनका क्या करते थे, यानी निर्यात करते थे। या ऐसे कह सकते हैं कि जो कीमत थी किसकी, गेहूं की कीमत वो क्या हो गई, 50% गिर गई। यानी देशों में नहीं बेचा जा रहा था, लोग खरीद रहे थे, यानी कम रेट से खरीद रहे थे। और तीसरी बात, बहुत बड़ी बात ये रही, यानी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से किसानों की जो फसल थी उसमें भारी गिरावट आई, और जिससे किसान कर्ज में डूब गए और वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर, यानी बहुत कठिन हो गया उनका जीवन बिताना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बंबई में, जमशेदपुर में, अहमदाबाद में, बोकारो में। तो इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर के अंदर भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न ये आता है गुलामगिरी एक पुस्तक थी, उसकी रचना यानी उसका लेखक कौन था? तो गुलामगिरी की जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की? B.R. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, ज्योतिराव फुले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आपको याद रखना है कि गुलामगिरी जो पुस्तक है उसकी रचना ज्योतिराव फुले ने की थी 1871 ईस्वी के अंदर। 1871 ईस्वी के अंदर इसकी क्या करता है, रचना की जाती है। इसकी रचना 1871 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक की ज्योतिराव फुले ने क्या की थी, रचना की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत मतलब राज्य में सीढ़ीदार, यानी इसको सीढ़ीदार को यानी सोपानी खेती भी कहते हैं, ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में, किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा और उत्तराखंड के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि जो सीढ़ीदार खेती की जाती है वो पहाड़ों में की जाती है। सीढ़ीदार जो खेती होती है वो कहाँ की जाती है? पहाड़ों में की जाती है। पंजाब के अंदर पहाड़ शायद नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मैदान दिया गया है तो मतलब पहाड़ों से कोई संबंध ही नहीं है, मैदान दिया है। और हरियाणा और उत्तराखंड, इसका उत्तर होगा सही उत्तराखंड के अंदर पहाड़ है। तो ये अगला प्रश्न, लोहा ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? लोहा ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? संसाधन क्या होता है? यानी वो वस्तु, यानी हमारे जो पर्यावरण के अंदर वो वस्तु विद्यमान होती है जो इंसान की या हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, आवश्यकताओं को पूरा करती है, पूरा करने का कार्य करती है। उन वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। अब हमें पूछा गया है कि लोहा ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको पता है लोहा ऐसा अनवीकरण योग्य संसाधन है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है, अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, जैव क्या होता है। नवीकरण संसाधन यानी वो संसाधन होते हैं कि जिनका हम पुनः नया करके क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं।
और अनैयमिक संसाधन यानी इनका पुनः उपयोग नहीं होता, इनका क्या नहीं होता, पुनः उपयोग नहीं होता। और प्रवाह क्या होता है, प्रवाह यानी ऐसा, यानी जो बहना होता है, इसका अर्थ यानी बहना यानी जैसे नदियां बहती है वैसे ही है, नदियां बहती है ना वैसे, ठीक है। और जैव यानी ऐसे पदार्थ यानी ऐसे जीव जंतु जो वृद्धि करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, बढ़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जैव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? आपको पता है जून 1992 के अंदर रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ब्राजील के एक शहर के अंदर, ब्राजील का एक शहर था जिसका नाम था रियो डी जेनेरो। वहां पर क्या होता है, एक पृथ्वी सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन के अंदर 100 से अधिक राष्ट्र के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्र अध्यक्षों ने क्या किया, शामिल हुए थे। इस पृथ्वी सम्मेलन के अंदर 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए ये जो संगठन था वो आयोजित किया गया था। इसका आयोजन क्यों किया गया था, वजह क्या थी? आयोजन इसकी वजह यह थी कि जो पर्यावरण संरक्षण है, हमें पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षा पहुंचानी है, पर्यावरण संरक्षण। दूसरी बात कि जो सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या है, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, आर्थिक विकास की समस्या, विकास की समस्या का क्या करना, हल निकालना, हल ढूंढने के लिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में जो नेता भाग ले रहे थे, उन्होंने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र था, उस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। यानी इन 100 से अधिक जो नेता लोग थे, उन नेताओं ने क्या किया था, यानी एक भूमंडलीकरण या जलवायु परिवर्तन जैव विविधता पर घोषणा पत्र पर क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। घोषणा पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर यानी साइन। और भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति भी जताई गई। किस पर, भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी भूमि पर वन होने चाहिए, ठीक है, ऐसा सिद्धांत यानी कानून नियम, ठीक है, उस पर सहमति जताई गई, ठीक है। और 21वीं सदी के अंदर 21वीं सदी के अंदर क्या किया गया, एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। ये था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। अब आपसे पूछा गया है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो सम्मेलन हुआ था जून 1992 के अंदर, यहां बहेगा, ठीक है। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्या होता है, कब हुआ था, कहां आयोजन किया गया था, आयोजन का कारण क्या था, ये सब है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, रूसतलीय क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि चिपको आंदोलन, जो आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, उसका संबंध हिमाचल या हिमालय क्षेत्र से है। यानी इस आंदोलन का जो संबंध है कौन से क्षेत्र से है, तो हिमालय के क्षेत्र से। इस आंदोलन के महत्व के कारण पूछ सकते हैं कि इस आंदोलन का क्या कारण था, कि हिमालय का जो क्षेत्र था वहां पर वनों की कटाई को रोकना
रोकना, ठीक है। इस कारण यानी इस आंदोलन का शुरू या इस आंदोलन को शुरू किया गया था। दूसरा कारण ये था कि सामुदायिक वनीकरण करना, सामुदायिक 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 वनीकरण करना या वनों को लगाना, वनीकरण करना, यानी बहुत सारे कारण थे चिपको आंदोलन के। अगला अगला क्वेश्चन है कि हिमालय यव किस प्रकार का वृक्ष है। तो हिमालय यव किस प्रकार का वृक्ष है? इमारती लकड़ी देने वाला, ईंधन की लकड़ी देने वाला और औषधीय व भोजन प्रदान करने वाला, यानी इनमें से कौन सा होगा? आपको पता है कि हिमालय यव एक ऐसा वृक्ष है जिसके एक टक्सोल नामक रसायन निकलता है। हिमालय यव एक वृक्ष है जिससे टक्सोल नामक एक रसायन निकलता है, एक रसायन निकलता है जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं? इसका टक्सोल का, यानी कैंसर का जो रोग होता है उसके निदान के लिए, उपचार के लिए करते हैं। तो उपचार के लिए करते हैं। तो पता तो चल गया होगा कि ये किस प्रकार का वृक्ष है। तो आप बताओगे औषधीय यानी इलाज करने के काम आता है। यानी अब आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय यव क्या है। तो हिमालय यव एक चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष है जिसके यानी चाल, पत्तियां, तने से एक टक्सोल नामक एक रसायन निकलता है जिससे क्या होता है? कैंसर जैसी बड़ी भयंकर बीमारी का इलाज किया जाता है। तो और यानी यव है वो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक है। यानी ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर वर्षा जल संग्रहण करना अनिवार्य है? तो वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अंदर अनिवार्य कर दिया है कि वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए ढांचे बनाना आवश्यक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यानी तो दार्जिलिंग में, मुंबई में, चेरापूंजी और मासिनराम, गुवाहाटी। तो इसके अंदर होगा विश्व में सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी और मासिनराम में होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अखाद्य फसल कौन सी होती है? अखाद्य फसल वो होती है जो खाने योग्य नहीं होती, उसे अखाद्य फसल कहते हैं। यानी कपास हम खा नहीं सकते, गन्ने को खाते हैं, चावल को खाते हैं, गेहूं को खाते हैं। तो इसका मतलब कपास है वो अखाद्य फसल है। अगला प्रश्न है कि दांतों को गलने से रोकता है चूना पत्थर, फ्लोराइड, इल्मेनाइट और हेमेटाइट। तो इसका मतलब है कि दांतों को गलने से रोकने का कार्य कौन करता है? तो फ्लोराइड। कौन करता है? फ्लोराइड क्या करता है? दांतों को गलने से रोकता है। तो इसमें पहले में आएगा से और इसके अंदर क्या आएगा? ए और इसके अंदर बे। अगला प्रश्न, लोहा इस्पात उद्योग है आधारभूत उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, उपभोक्ता उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। यानी लोहा इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो आप क्या बताओगे? लोहा इस्पात उद्योग यानी किस प्रकार का उद्योग है? आधारभूत उद्योग है। यानी लोहा इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या होता है? ऐसा उद्योग जिसका निर्मित सामान, ऐसा उद्योग जिसका निर्मित सामान, ऐसा उद्योग जिसका निर्मित सामान दूसरे उद्योग के आधार पर होता है, दूसरे उद्योग के आधार पर होता है, उसे क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अब है कृषि आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। और उपभोक्ता उद्योग यानी ऐसे उद्योग जो उत्पाद उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए आते हैं। ऐसे उद्योग जो उत्पादन
उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए आते हैं, उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए आते हैं, उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए आते हैं, उपयोग के लिए आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऐसे उद्योगों को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ऐसे उद्योग जो कंप्यूटर, सूचना मिलती है ना, कंप्यूटर, मशीनीकरण, ऐसे उद्योग होते हैं जो सूचनाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं या सूचना मिलती है। ऐसे मशीनों का उपयोग करना या निर्माण करना जो सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं, उसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया? तो चेन्नई के अंदर भारत का पहला सीमेंट उद्योग कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसके अंदर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। हमें इससे पता चल गया है कि दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका मतलब है जल परिवहन संसाधन है वो सबसे सस्ता है। क्या है? जल परिवहन सबसे सस्ता संसाधन है। अगला क्वेश्चन,